नमस्कार। पढ़ने का शौक़ हम सबको बचपन से होता है। पत्रिकाएं हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज के दौर में पत्रिकाओं के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तमाम बड़े मीडिया हाउसेस अब पत्रिकाएं छापने से बचने लगे हैं। व्यावसायिकता का अपना एक संकट है। अभिव्यक्ति के इस अंक में हम लघु पत्रिकाओं पर खास तौर से बात करेंगे। आज के दौर में लघु पत्रिका आंदोलन किस हालत में खड़ा है, यह जानने की कोशिश की हमने अपनी इस रिपोर्ट में। थी। कुछ चुने हुए लेखक ही छपते थे और सबको मौका नहीं मिल पाता था। ऐसे दौर में ही यानी 70 के दशक में जरूरत महसूस की गई लघु पत्रिकाओं की और तमाम शहरों और कस्बों के लेखक छोटी और लघु पत्रिकाएं निकालकर अपनी साहित्यिक जरूरतें पूरी करने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे लोग वो कोशिश करते हैं कि वो छोटी पत्रिकाएं निकालें, वो साहित्य की हो, कलाओं की हो, जो भी हैं। तो साहित्यिक पत्रिकाओं का जो आपको संख्या है वो लगातार बढ़ी है। उनका क्षेत्र कितना है, कितनी वो बिकती हैं, ये कहना मुश्किल है। बहुत लगभग नहीं के बराबर बिकती हैं। गांवों तक से पत्रिकाएं निकली हैं, कस्बों से पत्रिकाएं निकली हैं और इसने नए लेखकों को मंच प्रदान किया है। अपने अपने संसाधनों, चंदे, आपसी सहयोग और गंभीर साहित्यिक पत्रिका निकालने के जुनून ने कई लेखकों को संपादक बनाया और हिंदी भाषी राज्यों में छोटे छोटे शहरों और कस्बों से तमाम ऐसी पत्रिकाएं निकलने लगी। धीरे धीरे इन पत्रिकाओं ने एक आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे लेखकों, साहित्यकारों को मंच मिला और इन पत्रिकाओं ने तमाम ऐसे बड़े नाम पैदा किए जो आज बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान पाकर बड़े लेखक का दर्जा पा चुके हैं। अगर पत्रिका के पास अपना पाठक नहीं है, अगर आपने अपना पाठक नहीं तैयार किया, अगर पत्रिका अपने पाठक से संवाद नहीं करती है, तो न तो पत्रिका की उपयोगिता रहेगी और न ही आप पत्रिका से जो कुछ करना चाहते हैं उस लक्ष्य को ही आप हासिल कर सकते हैं। अब वो जिद नहीं रह गई जो 70 या 80 के दशक में होती थी कि बहुत से लेखक बड़ी पत्रिकाओं में नहीं छपते थे, बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखते ही नहीं थे। वो तो अब सीमा रेखा समाप्त हो गई है। तो लघु पत्रिकाओं का शायद उस तरह तो अब मुझे नहीं लगता कि वो हैसियत रह गई है। आज के दौर में भी 400 से अधिक लघु पत्रिकाएं निकलती है। मासिक, त्रैमासिक और अनियतकालिक कई पत्रिकाएं निकली और संसाधनों के अभाव में बंद हो गई, लेकिन आज भी लेखकों में ये जुनून बरकरार है। बल्कि मौजूदा दौर में खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद इसका विस्तार पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है। और अपने खास सेगमेंट बात मुलाकात में इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मशहूर साहित्यकार और लेखक पंकज बिष्ट से। पंकज बिष्ट साहब पिछले 21 वर्षों से समयांतर नाम की पत्रिका लगातार निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं पंकज बिष्ट से। बेहद सहज, सरल लेकिन साहित्य के एक मजबूत हस्ताक्षर पंकज बिष्ट 75 साल के हो गए। बेशक साहित्य जगत ने उन्हें वो पहचान न दी हो, साहित्यिक खेमेबाजियों से लेकर अवार्ड और सम्मानों की राजनीति से पंकज बिष्ट दूर रहे हों, लेकिन उनके पहले ही उपन्यास लेकिन दरवाजा ने उन्हें खास पहचान दिलाई थी। पहली कहानी 1967 में छपी, फिर कई कहानी संग्रह आए। 15 जमा 25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते,
शताब्दी से शीश आदि। लेकिन दरवाजा के अलावा उनके उपन्यास उस चिड़िया का नाम और पंख वाली नाव ने भी खासी चर्चा पाई। 1968 में भारतीय सूचना सेवा में आने के बाद पंकज बिष्ट ने योजना से लेकर आजकल जैसी सरकारी पत्रिकाओं का संपादन किया। फिल्म प्रभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़े रहे। 1998 में वीआरएस लेकर पिछले 21 वर्षों से लगातार समयांतर नाम की मासिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सरकार के भीतर रहकर भी उन्होंने सरकारी तंत्र के खिलाफ लिखने की हिम्मत की और मौजूदा दौर की लेखकीय चुनौती के बीच उनका काम बदस्तूर जारी है। बात मुलाकात में आज हमारे साथ हैं जाने माने और वरिष्ठ साहित्यकार लेखक पंकज बिष्ट साहब। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बातचीत की हम शुरुआत करते हैं कि इतना लंबा सफ़र आपने देखा, साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में आपने काम भी किया, लिखा और एक 21 सालों से समयांतर जैसी पत्रिका आप निकाल रहे हैं बगैर रुके, बगैर किसी गैप के। इस दौरान जो आपका अपना एक एक्सपीरियंस है इस तरह की पत्रिका को निकालने का, शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। देखिए, समयांतर ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि हिंदी में भी वो अपनी तरह की पत्रिका नहीं थी। यद्यपि फिलहाल मेरे ख्याल से इससे पहले से निकल रही थी, जो उसी ढांचे पे थी, जो पूरी तरह से राजनीतिक थी, सामाजिक विषयों को, आर्थिक विषयों को लेती थी और अभी भी वो है। पर हिंदी में मैंने उसी तरह से संभवतः, वैसे मेरा मॉडल जो था पत्रिका का, मैं चाहता था कि हिंदी में एक वैचारिक पत्रिका जो सामाजिक विषयों पर हो, क्योंकि उस तरह की पत्रिका आम पाठक के लिए नहीं थी। फिलहाल भी बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल उसमें थी और एक सीमित ढांचे में उसका संपादन होता रहा है, तो वो उतना ओपन नहीं रहा साहित्य और क्योंकि वो छापते हैं पर के लिए। मेरे दिमाग में शुरुआत में फ्रंटियर था। मैं चाहता था कि एक सस्ती पत्रिका और जो उपलब्ध हो वो निकाली जाए और उसमें सामायिक विषयों को, सामाजिक को, किसी भी समाज से संबंधित किसी भी पक्ष पर हो, उनको लिया जाए और उनका ट्रीटमेंट गंभीर हो, विश्लेषण हो, जिससे कि पाठक को पता लगे कि जो घट रहा है वो क्या है और जो भाषा है वो बहुत टेक्निकल भी ना हो। मतलब एक तरह से पत्रकारिता और एकेडमिक्स के बीच की भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश थी। तो ये मैंने शुरुआत किया। मेरा कहना असल में यह है कि हिंदी में सामान्यतः जो छोटी पत्रिकाएं निकलती हैं, और इसका एक दंड भी हमको भुगतना पड़ा, क्योंकि ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि छोटी पत्रिका का मतलब है कि वो सिर्फ साहित्य पे होगी और कुछ नहीं होगा, उसमें कहानी, कविता, ये वो। हमने कोशिश करी कि उससे इतर एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसे जैसे देखिए समाज में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतना बढ़ रही है, उस अनुपात में उसकी समझ हिंदी समाज में विशेषकर नहीं के बराबर है। तो वो जो चेतना है उसमें भी पत्रिकाओं का योगदान होना चाहिए। देश भर में ढेर सारी लघु पत्रिकाएं पहले भी निकलती रही हैं और आज भी निकल रही हैं, लेकिन मौजूदा जो व्यावसायिक दौर है उसमें इन पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या कितनी बढ़ी, कितनी घटी और उनका जो इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी आने वाले वक्त में किस तरफ भागता हुआ आपको दिख रहा है? जैसे मेरा मानना यह है कि आज़ादी के बाद हिंदी क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा निरक्षरता थी और अभी भी मेरे ख्याल से निरक्षरता या शिक्षा का स्तर बहुत संख्या बहुत कम है। स्तर तो छोड़िए, नतीजा ये है कि जो आज़ादी के बाद जब शिक्षा फैली तो हिंदी क्षेत्र का जो सांस्कृतिकरण था वो उस तरह से हुआ नहीं जैसा होना चाहिए था, जो ग्रेजुअली होता है। क्योंकि इस बीच जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, उसमें अखबारों में जो मल्टी एडिशन छपना शुरू हुआ, टेलीविज़न आना शुरू हुआ और उसके बाद में इंटरनेट आया। इन सब चीज़ों ने जो बौद्धिकता के प्रति जो लगाव था या जो स्पेस था उसको घटा दिया।
जहाँ तक पत्रिकाओं का सवाल, देखिए इतना बड़ा हिंदी समाज है, 10 राज्य हैं, करोड़ों की संख्या है। जो हिंदी वालों की जो आबादी है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि सब अनपढ़ हैं या नहीं, क्योंकि आज़ादी, हालत आज ये है कि आज़ादी के आसपास हिंदी की जो रीडरशिप का जो बौद्धिक स्तर था वो भिन्न आज नहीं है वैसा जो रीडरशिप का था। और जितनी किताबें बिकती थी जिस तरह से वो भी आज नहीं है। हार्डली, मुश्किल से 500, 400, 200 किताबें का एडिशन निकलता, वो बेचे जाते हैं। तो वो एक वर्ग लगातार उपस्थित है, उस तक संभवतः आपको पहुंचने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो छितराया हुआ है, वो एक जगह केंद्रित नहीं है। इवन बड़े शहरों में, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा जो शिक्षित वर्ग है वो अंग्रेजी में जा रहा है। आप इतने सारे अंग्रेजी के लेखक हिंदी में इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेंगे होंगे, अभी कई लोग हैं। ये सारी, इन सारी बातों ने जो जगह पैदा की है और जो इच्छा लोगों की रही है, कई लोग हैं, मैं अकेला इस तरह से सोचने वाला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग वो कोशिश करते हैं कि वो छोटी पत्रिकाएं निकालें, वो साहित्य की हो, कलाओं की हो, जो भी हैं। तो साहित्यिक पत्रिकाओं का जो आपको संख्या है वो लगातार बढ़ी है। क्या लगता है कि आज के दौर में जो सरकारी पत्रिकाएं निकलती हैं उनका स्तर कैसा है, उसकी चुनौतियां क्या हैं? जब मैं था शुरुआत में, देखिए प्रकाशन विभाग का जो पूरा का पूरा परंपरा थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ कोई भी सब एडिटर तक कोई सिग्नेचर नहीं करता था। एडिटरों को छूट थी, वो जब आएंगे जब जाएंगे, उनको चेक नहीं किया जाता था। उसका कारण ये था कि जब शुरुआत में जब वो बना तो वहाँ जो डायरेक्टर थे, कोई मिस्टर सिन्हा थे, उन्होंने कहा संपादक लोगों को इस तरह की बंदिश नहीं हो सकती, वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो जहाँ जाएँ, वो उनका अपना काम है, वो करेंगे। हम लोगों को इस तरह की कोई, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं सिग्नेचर नहीं किए, क्योंकि आजकल से 7 संभाग से मैं जुड़ा, तो मैं उसमें साहित्य, कहानियाँ, कविताएं, मिक्स वो पत्रिका है, संस्कृत साहित्य और संस्कृति की, उसमें वो रचनाएं छपती जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी किसी ने कहा हो कि ये लेखक छपे या ना छपे, या आपको ऊपर से नीचे के लेवल पर जो अधिकारी, यानी कि जैसे मान लीजिए हिंदी का जो इंचार्ज होगा या जो डायरेक्टर होंगे या जो उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर ये होते थे, वो कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो करेंगे, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे इतने साल बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो अब वो फ़र्क आपको कैसे लगता है? बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ इस प्रसंग में ये भी महत्वपूर्ण है कि इवन इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, तब भी बल्कि हमारी उन दिनों डायरेक्टर वो थी, मैं आखिरी दौर उसी में रहा, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि, और सुषमा स्वराज उन दिनों INB के मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि मैडम ने हमसे कभी नहीं कहा कि ये करना है या ये नहीं करना, एक व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा। तो ये तो तब का माहौल था। आज की स्थिति यह है कि आप अगर प्रकाशन किसी भी इस चैनल में या किसी भी विभाग में INB के जाइए तो हर आदमी डरा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का कोई काम कर सके और करे। जो काम करने वाले हैं इस तरह से अपने को क्या कहा जाए, बंदिश में पाते हैं मानसिक, और कि वो खुद ही कुछ ऐसा करने को तैयार नहीं, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, किसी बात करने को तैयार नहीं है। तो ये स्थिति हो गई है। तो ये अचानक नहीं हुआ, ये बहुत सिस्टमेटिकली पिछले 6-7 साल में तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है जाने में। तो लेखकों को आज क्या खतरा नजर आता है? सबसे बड़ा खतरा क्या है आज? लेखकों को खतरा ये नजर आता है कि अंततः उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर बंदिश होगी। अगर आप लेखक हैं तो आपका काम यह है कि जो आप महसूस करते हैं वो आपने कहना है। जो गलत हो रहा है, जो आपको गलत लग रहा है, आपने उसको गलत कहना है, जो सही लग रहा है उसको आपने सही कहना है। अगर वो नहीं करना है तो फिर आप लेखक किस बात के? तो ये जो अगर आपको लग रहा है कि ये खतरा हो रहा, आप देख रहे हैं कभी इसको कोई धारा लगा दे रहे हैं, कई दफ़े उस लेखक की शिकायत कर दे रहे हैं, किसी ने ये क्यों लिख दिया, किसी ने वो क्यों लिख दिया, इसका नाम क्यों ले दिया, उसका नाम क्यों। ये जब हालात हो रहे हों तो डरेंगे नहीं, लेकर क्या होना है वो होना ही है। तो इस तरह का आतंक लगातार है। अभी भी लोग मुझसे 50 दफ़े बार बार ये पूछते हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आगे का कुछ हुआ तो नहीं? हुआ होगा तो क्या होना है, हुआ। मैं तो कई दफ़े मुझसे कहता हूँ, मैंने कहा मुझे क्या कर लेंगे,
पकड़ लेंगे, बंद कर लेंगे, जो कर लेंगे, जो करना है। अब जो कमिटमेंट है वो है, ये आपके साथ संकट है, ये संकट है। आप किस तरह से इस डर से बाहर निकलते हैं और इसको डिफाई करते हैं, इसका विरोध करते, प्रतिरोध के में आप किस तरह से नजर आते हैं? आपने इतने उपन्यास लिखे, इतनी कहानी संग्रह आपके आए। देखिए, मैं बावजूद इसके आपको हिंदी साहित्य जगत ने जो जगह देनी चाहिए वो नहीं दी, क्यों? देखिए, मैं इस बात का तो जवाब कोई मेरे पास नहीं है, पर जो बात यह है कि जो मैंने लिखा, मैं क्या कहा जाए, बहुत सीमित लिखने वाला लेखक हूँ, बहुत धीरे धीरे चलने वाला। तो मैंने, जैसे मेरा पहला उपन्यास आया 1982 में, लेकिन दरवाज़ा, आते ही उसको काफ़ी उसको क्या कहा जाए, उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा, बड़ा बढ़िया स्वागत हुआ। तो ये इसी तरह से मैं, मतलब 3 ही उपन्यास अब तक मैंने लिखे, लेकिन मेरा हर उपन्यास का स्वागत हुआ है, उस तरह से पाठकों ने लिया है। अब मैं इस तरह से इसको कहना चाहता हूँ कि जैसे 82 में उपन्यास आया लेकिन दरवाज़ा अभी भी लगातार बिकता है, ठीक है। उसके बाद उस चिड़िया का नाम आया, वो भी बिकता है। वो पुरस्कार के दौड़ में भी रहे, साहित्य के। देखिए, एकेडमी पुरस्कार, सरकारी पुरस्कार, इन पुरस्कारों का कोई असल में मतलब नहीं है, सामान्यतः भी, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता, क्योंकि कई तरह के मैनिपुलेशन, कई तरह के उसमें वो काम करते हैं और उसी से कहते हैं आप प्रो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, जो लोग वहाँ हैं उनके साथ आप कैसे संबंध है, वगैरह वगैरह 50 बातें, 19-20 से कई रचनाएं एक साथ आती हैं, उनमें रहता है, हो सकता मैं रह गया, दूसरे को मिल गया, ऐसा चलता रहता है। इसलिए मुझे उसका कोई वो अफसोस नहीं है। पर आप ये देखिए कि जो सामान्यता मिलना था, ये था, मिला। और अगर आपके उपन्यास 30-40 साल से बिक रहे हों, और ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है किसी लेखक का? और आने वाले वक्त में आपको जो नई जो लिखने वाली पीढ़ी नज़र आ रही है डिजिटल ज़माने में या सोशल मीडिया के इस दौर में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के साथ समस्या ये है कि आप जो लिखते हैं उसका इंतज़ार नहीं करते उसके छपने का, क्योंकि छापना आपके हाथ में है, मतलब उसको प्रकाशित करना आपके हाथ में चूँकि है, तो आप उसको तत्काल प्रकाशित कर लेते हैं। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मैं, मतलब अब आप कह सकते हैं मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, या मेरा नए लोग समझ के कहेंगे कि आपने क्या जाना, अगर कोई समाचार या ये है तो आप करिए, लेकिन जो लेख हैं या जो गंभीर काम है, जैसे रचनात्मक काम है, आपने आज कविता लिखी, कल उसको लगा दिया, तो ऐसा कभी नहीं होता। आप कोई भी रचना है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसको हम देखते हैं। देखिए, हो क्या गया है कि पूरा कला क्या है, कला का तात्पर्य है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में आपकी अभिव्यक्ति कितनी विशिष्ट है, यही आपकी वो है। वरना तो जो सारे मानवीय जो भावनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तो एक सी हैं, सदा से एक सी रहेंगी। पूरा मतलब जो चुनौती ये है कि आप उसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन दरवाजा भी तो एक सामान्य प्रेम कहानी तो है, सिर्फ यह है कि उसका कहने का अंदाज डिफरेंट है। बट आप ये मैं सारे उसमें आप जो सारे पूरे साहित्य की चुनौती यही है, हमको उनको व्यक्त करना होता है। तो ये जो डिजिटल है माध्यम, ये आपको थम कर उस पर विचार करने, उस पर पुनर्विचार करने का मौका नहीं देता, जो बहुत ज़रूरी है। और ये धीरे धीरे लोग, मेरे ख्याल से लोग इसको साध लेंगे तो तब समझ में आएगा और रुकेंगे और तब उसको देखेंगे। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।